नमस्कार, मैं डॉक्टर जनारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण में अब तक हम अच या स्वर संधि पढ़ रहे थे। अच या स्वर संधि में हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? आपने देखा दीर्घ संधि को पढ़ा गया, आकाशवड़े दीर्घा, गुण संधि को पढ़ा गया, अदेंगुड़ा या आदगुड़ा। इसी तरह से वृद्ध संधि को पढ़ा गया, वृद्धराज वृद्धरेची। फिर हमने अयाद संधि को पढ़ा, एचो अ वाया वह। और हमने पढ़ा किसको? यण संधि को, इको यणच को। इसी के साथ साथ पूर्व रूप, पर रूप और प्रतिभाव संधि को हमने अलग अलग करके एक एक स्वतंत्र वीडियो में उसको देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। लेकिन अगर हम सारे वीडियो को एक साथ नहीं देख पाते हैं तो उसका सारांश क्या होगा, उसका एक ट्रिक क्या होगा जिसको हम एक ही वीडियो में कम समय में अधिक से अधिक चीजों को जान सके। समस्त संधियों को, अर्थात जितनी भी स्वर संधि हैं, उन संधियों को मूल रूप से कितनी हैं, उनके नियमों को उदाहरणों द्वारा, उनकी व्याख्या के द्वारा हम समझ सके। तो आइए, इसके लिए हमने आज एक और वीडियो तैयार किया है कि अगर आप उन सारे वीडियो को नहीं देख पाए हैं, कम से कम इस वीडियो को देखिए और इसी के आधार पर आप अपना विचार जरूर हमें बताइए, उसमें क्या चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इस पर आप कमेंट अपना जरूर देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। शिक्षा प्रतियोगिता संबंधित जो भी कुछ विषय वस्तु हमारे द्वारा आपको प्रदान की जा रही है, अगर उसकी तुरंत जानकारी चाहते हैं तो आप जो बेल आइकन है, घंटी का निशान जो आपको मोबाइल में दिखाई पड़ रहा है, उसको आप दबा लें। इससे क्या होगा कि सारी सूचनाएं, कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसकी सूचना आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। आप उसे बिना किसी विलंब के देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम मूल रूप से जो स्वर संधि है उनके भेदों को देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, उनके नियम या सूत्र क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसका उदाहरण क्या है, संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है, यानी मूल रूप से अगर देखें तो जो स्वर संधि है वह दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और अयाद, ये 5 संधियों के रूप में या मानी जाती है, जिसमें पांचों संधियों को पहले हम देखते हैं। जैसे दीर्घ संधि क्या होती है, इसका सूत्र अकाशवड़े दीर्घा। अकाशवड़े दीर्घा का प्रयोग होता है कि यदि आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री, इसी को हम कहते हैं सवर्ण। माने री के बाद री आता है, ये सवर्ण स्वर होता है। ऊ के बाद ऊ आता है, सवर्ण स्वर है। ई के बाद ई आता है, ते भी सवर्ण स्वर है। आ के बाद आ, माने जैसा पहला स्वर हो ठीक उसी के तरह दूसरा स्वर भी आता है, तो उसे हम सवर्ण कहते हैं। और जब सवर्ण स्वर आता है तो उसे दीर्घ आदेश हो जाता है। अब अक क्या है? अक का प्राप्त आ ई ऊ री, माने री ली। चूंकि आ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ ई होता है, ऊ का दीर्घ ऊ होता है और री का दीर्घ री होता है, लेकिन ली का दीर्घ नहीं होता, इसलिए ली का सवर्ण दीर्घ संज्ञा नहीं होती, उसकी संधि नहीं बनती है। जैसे आ के बाद आ, अकाशवड़े दीर्घा, माने अक के बाद अगर अक आता है, आ के बाद आ आता है, ई के बाद ई आता है, ऊ के बाद ऊ आता है, री के बाद री आता है, तो उसे उसका दीर्घ हो जाता है, ठीक वही दीर्घ हो जाता है। इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलया, अधन आ बराबर विद्यालया। इसी तरह से हम कहें ईधन ई बराबर क्या होता है, जैसे सुध धन ईशा, सुधीशा, नदी धन ईशा, नदीशा, ई और ई के बराबर दीर्घ ई हो जाता है। इसी तरह से ऊ के बाद भानुधन उदया, भानुदया, माने ऊ के बाद ऊ आया तो भानुदया समान स्वर है, सवर्ण स्वर है, इसलिए से दीर्घ हो गया। इसी तरह से री के बाद री आता है, जैसे पितृधन ऋणम, मातृधन ऋणम, री धन री बराबर मातृणम, पितृणम, या सवर्ण दीर्घ होता है। इसी को हम कहते हैं अकाशवड़े दीर्घा। अर्थात आ ई ऊ री के बाद अगर आ ई ऊ री समान स्वर आते हैं, सवर्ण स्वर आते हैं, तो उसको दीर्घ आदेश हो जाता है, वहां पर दीर्घ संधि बनती है। दूसरी जो संधि होती है वह है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुड़ा। गुण संज्ञा क्या होती है? अदेंगुड़ा, माने अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। और आद गुड़ा यह सूत्र कहता है कि यदि आ के बाद ई आता है तो उसको ए आदेश हो जाता है। आ के बाद उ अगर आता है स्वर तो उसे ओ आदेश, अर्थात ए और ओ एक गुण आदेश हो जाता है। तो शर्त क्या है? यानी आ ह्रस्व
या दीर्घ हो, उसके बाद अगर नहीं अदेंग गुणा आत, आ के बाद ई या आ के बाद उ, अब या ह्रस्व या दीर्घ ई हो या दीर्घ उ हो। अगर ये आता है आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ हो तो उसे ए होता है, फिर आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ आता तो उसे ओ हो जाता है। कहने का प्राय है आ धन ई बराबर ए और आ धन उ बराबर ओ, ऐसा गुण आदेश हो जाता है। अब इसे हमें करना क्या है कि अगर इसके बाद कोई भी स्वर आता है असमान रूप से तो उसे गुण आदेश होता है। जैसे आप देखेंगे ई, रमा धन ईशा, सुर धन ईशा, देखेंगे आ के बाद ई आता है, सुरेशा रमेशा बनता है, क्योंकि वहां पे गुण हो रहा है आदगुणा से। उसी तरह से आ धन उ बराबर ओ होता है, जैसे गंगा धन उदकम, गंगा में आ है, उदकम में उ है, मिलकर के क्या हो गया, गंगोदकम, एक आदगुणा से इसका गुण होता है। इसी तरह से जो अगर हम देखें कि अगर आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। आ के बाद अगर री आता तो वह अर हो जाता है, आ के बाद अगर री आता है तो वह अल हो जाता है, जैसे तवधन ऋकारा तवल लकारा। इसी तरह से अगर हम कहें आ के बाद अगर री आता है तो वह अर कैसे होता है, जैसे ब्रह्माधन ऋषि, तो वह ब्रह्मर्षि, वो भी गुण होता है। वृद्ध संधि क्या होती है, वृद्ध का प्राय होता है कि अगर आ या आ के बाद ए या ओ आवे, किसी को ए को अ हो जाता है, ओ को अवृद्ध आदेश हो जाता है। गुण में क्या था, आ के बाद ई था तो ए, आ के बाद ओ था ओ, लेकिन वृद्ध में क्या है, यही आ के बाद ए अगर आता है तो उसको अ होता है, और आ के बाद अगर ओ आता है तो उसे अवृद्ध होता है। यानी गुण में जो एंग था वही वृद्ध में क्या हो जाता है, ऐच हो जाता है, अ और औ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो गुण आदेश होता है आधनी के बराबर ए और आधनु बराबर ओ होता है, अगर यही ए ओ आ के बाद यहां पर आ जाता है तो उसको वृद्ध हो जाता है, अर्थात उसको और मात्रा दीर्घ हो जाती है। तो चूंकि दीर्घ तो है ही ए ओ, लेकिन यह एच से ऐच होता है, क्योंकि अ औ या क्या होता है, ऐच होता है, और ये क्या है, एम है। तो अदेन गुणा और वृद्ध राधेच, वृद्ध रेच। इस तरह से ये सूत्र कहता है कि आधन ए बराबर है और आधन ओ बराबर औ। जैसे हम कहें कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण के बाद ए आया है एकत्वम का, आधन ए बराबर कृष्ण एकत्वम। इसी तरह से महाधन औदार्यम बराबर क्या हो जाएगा, महाऔदार्यम, अर्थात वहां पर वृद्धि अ हो जाएगा। इसी तरह से जो यण संधि होती है, इसका जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वह इको यणज, अर्थात इक के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो उसे यण आदेश अर्थात यवाराला हो जाता है। अब इक क्या है, यण क्या है, अब आप इसको समझिए। इक का प्राय होता है ई उ रील री, अगर इस ई उ रील री के बाद कोई भी अच अर्थात असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर यण आदेश होता है, अर्थात य व र हो जाता है। कहने का प्राय है अगर ई के बाद कोई स्वर आता है तो उस ई को या हो जाएगा, उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसको वा हो जाएगा, री के बाद असमान स्वर आता है तो उसे रा हो जाएगा, ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसे ला हो जाएगा। यानी ई को या, उ को वा, री को रा, री को ला, यही इको एणच है, यही एण संधि है। इससे क्या है, अब इसका अगर हम उदाहरण देखें, जैसे सुधी धन उपास्या, ई के बाद उ आया है असमान स्वर, इसलिए शुद्धि उपास्या, ई को या हो जाता है। इसी तरह से मधु धन अरि, मधु में उ है असमान स्वर, उसके बाद आ आया है मध्वरी। इसी तरह से री है धात्री धन अंसा, री के बाद असमान स्वर आया है धात्रंसा। ली धन आकृति, री के बाद आया है असमान स्वर, इसे लाकृति, एक इको एणज का उदाहरण है, ये इसकी व्याख्या है। अब आता है अयाग संधि। अयाग संधि से प्राय होता है एचो अ वायावा, अगर एच के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो उसे जो है अय, अब, आय और आव ऐसा एच आदेश हो जाता है। जैसे आप देखेंगे ए को अय, ओ को अव, अय को आय और अव को आव, यह आदेश होता है। अब हम एक एक उदाहरण देते हैं। जैसे ने धन अनम, ने के बाद आ आया है,
ये क्या कहता है? एज। ए क्या है? एच है। ने के बाद अनम आ आया है, इसलिए उस ए के स्थान पर आय होकर नयनम बनता है। उसी तरह से ओ को अव होता है, जैसे ओ धन अनम, पा में ओ है, ओ के बाद आसमान स्वर आया है, इसलिए ओ को अव पवनम। इसी तरह से आय को आय होता है, जैसे हम कहें नय धन अकह, नय माने आय है और आसमान स्वर आ है, तो नय आय को आय होकर नायका। इसी तरह से अगर हम कहें पव धन अका, पव पा में अव है और उसके बाद समान स्वर आ आया है, इसलिए अव को आव आदेश हो जाएगा, इसलिए पावका बन जाता है। तो था आपका दीर्घ गुण वृद्धि और अयाद संधि का एक संक्षिप्त विहंगावलोकन रूप, जो आपको व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ अगर हम देखें, जो मूल संधियां होती है स्वर की, वह दीर्घ गुण वृद्धि और अयादी होती हैं, लेकिन इसी में आपको हमने 2-3 और संधियों को बताया, जैसे पूर्व रूप बताया, एंग और एंग पदांता दति, माने एंग के बाद अगर आ आता है तो ए ओ के बाद अगर आ आता है तो उसे पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात इस प्रकार का आ को अवग्रह का चिन्ह बन जाता है। उसी तरह से हमने पर रूप में बताया एंगा पदांत दति, अर्थात किसी भी अकारांत उपसर्ग के बाद अगर एंग आता है तो उसके स्थान पर सीधे सीधे क्या होता है? पर रूप हो जाता है, प्राधन एजते प्रेजते। और जो प्रकृत भाव था, प्रकृत भाव बताया गया था उसकी जिसकी प्रकृत संज्ञा होती है, ऐसे प्रकृत संज्ञक शब्दों को कभी भी उसकी संधि नहीं होती है, वो अपने प्रकृत भाव में ही रहते हैं। जैसे उसका संज्ञा का सूत्र था ईदु दे द्विवचनम प्रगृह अचि नित्यम, अर्थात द्विवचनांत दीर्घिकारांत दीर्घुकारांत और अकारांत के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसको उसी तरह से वह प्रकृत भाव में रह जाता है, उसमें किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। इसी के साथ हमने आपको 2-3 वार्तिक बताया, उन वार्तिकों के आधार पर कहां पर कार्य होता है, कहां पर नहीं होता है, विकल्प क्या होता है, एक पक्ष में काम होना दूसरे पक्ष में काम का ना होना, इसे विकल्प कहा गया। विभाषा क्या होती है, रूल कहीं पर उसकी निषेध होता है, कहीं उसका विधेय होता है, कहीं समर्थन होता है, कहीं पर नहीं होता है। इस तरह से जो प्रकृत भाव, पूर्व रूप और पर रूप, इन संधियों को आपने देखा, क्योंकि ये सभी स्वर संधि के अंतर्गत हैं, लेकिन अगर मूल उपसम संधियों को देखते हैं तो उसकी संख्या मात्र 5 है, जिसको आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो अगर आपको सारे वीडियो एक साथ देखने को नहीं मिल पाए हों, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो ये गारंटी है, इस ट्रिक के आधार पर आप अपने संधियों से संबंधित, स्वर संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा उसको निश्चित रूप से आप सॉल्व कर सकेंगे, उसमें कभी कोई गलती नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और हमारे इस ज्ञान विज्ञान शिक्षा प्रतियोगिता संबंधित किसी भी प्रकार के विषय वस्तु को, शिक्षण वस्तु को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन था जो घंटे का निशान दिखाई पड़ रहा है तो उसको दबाएं।